कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी जो कर रहे हैं उसके खिलाफ अब लोग शिकायत कर रहे हैं। मोदी सरकार और बीजेपी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी हर दिन नए नए प्रपंच रच रहे हैं कि कैसे भी करके लोगों के बीच बीजेपी की छवि खराब करें ताकि वो सत्ता की मलाई खा सके। लेकिन हर बार राहुल गांधी का खेल खराब हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी और विपक्ष के नेता एक्सपोज होते जा रहे हैं। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया है जिससे राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। कोर्ट के जिस फैसले को लेकर राहुल गांधी बीजेपी को घेर रहे थे, उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का खेल खराब कर दिया है। खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला लिया है। इस वीडियो में ये भी बताएंगे आपको कि राहुल ने क्या किया है जिसको लेकर लोग उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि कैसे विपक्ष के नेता और वकील एक्सपोज होते जा रहे हैं और विपक्ष को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो विवादों में घिर जाते हैं और कांग्रेस को मुश्किल में फंसा देते हैं। इस बार भी राहुल गांधी ने जो किया है उससे कांग्रेस की आफत बढ़ गई है। दर्शकों, बीजेपी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती है। राहुल गांधी सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देखते हैं और बाकी दूसरे मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। तभी तो इस बार जो उन्होंने किया है उससे वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दर्शकों, जम्मू और कश्मीर के चुनावों की घोषणा के बाद से ही राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता कहीं न कहीं कश्मीर और कश्मीरियत का अपमान करना शुरू कर चुके हैं। जिस धरती को किसी जमाने में ज्ञान की धरती कहा जाता था, चंद राजनेताओं ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनको इसी में अपना फायदा दिखता है। राहुल गांधी और कांग्रेस को पता है कि कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या ज्यादा है, तो वो अब सनातन का अपमान और मुस्लिम परस्त लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी मुसीबत बढ़ने वाली है। हिंदुओं के अपमान पर हिंदू महासभा भड़क गई है, जिसकी वजह से उन पर केस दर्ज होने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि कश्मीर में जनसभा के दौरान लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर लोगों में आक्रोश है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। हजरतगंज कोतवाली पहुंचकर पुलिस उपायुक्त मध्य रवीना त्यागी को प्रार्थना पत्र देकर राहुल गांधी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा त्रिदंडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी, इसके अलावा प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि देश में विघटनकारी शक्तियां तेजी से बढ़ रही हैं। राहुल गांधी और गठबंधन के अन्य राजनीतिक दल देश विरोधी राजनीति कर रहे हैं। शिशिर चतुर्वेदी के मुताबिक कश्मीर में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने वहां के एलजी को राजा बताया और वहां की संपत्ति छीनकर बाहरियों को देने की बात कही। उनका ये बयान असंवैधानिक है। 15 दिनों के अंदर राहुल गांधी पर कार्रवाई न हुई तो महासभा आंदोलन करेगी। डीसीपी ने महासभा के लोगों को समझाकर शांत कराया और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने कश्मीर में अपने एक बयान के दौरान कहा था कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस करना होगा, क्योंकि सिर्फ आपका राज्य ही छीना नहीं गया बल्कि आपसे आपके अधिकार, आपकी संपत्ति सब कुछ छीन लिया गया है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को संविधान दिया। शिशिर के मुताबिक राहुल ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में एक राजा बैठा है, उसका नाम एलजी है, लेकिन वो राजा है जो आपकी संपत्ति आपसे छीनकर बाहर के लोगों को दे रहा है। सवाल है कि जिस जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर बीजेपी ने राज्य को देश से जोड़ने का काम किया, उस राज्य में देश के लोगों को बाहरी बताकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं। सवाल है कि राहुल गांधी देश के ही लोगों को जम्मू कश्मीर में बाहरी क्यों कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी को इस बात से तकलीफ हो रही है कि अब जम्मू कश्मीर में भी दूसरे राज्यों की तरह विकास की गंगा बह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी को घेरने के लिए लगातार मुद्दा ढूंढते रहते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कई बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से बीजेपी के खिलाफ मुद्दा छीन लिया है। नीट परीक्षा फिर से न करनी हो या लोकसभा चुनाव को लेकर आए एग्जिट और फिर शेयर मार्केट क्रैश होने के मामले में याचिका खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल और विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले ने राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट में अध्यापक भर्ती मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सूची रद्द नहीं होगी जब तक पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो सकती। दोस्तों, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो पूरा विपक्ष उन पर हमलावर हो गया कि ये सब योगी सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है। समझने की जरूरत है कि सरकार हमेशा से ही प्रतिबद्धता से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराती रही है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कथित तौर पर अपनी मुहर लगा दी है। दर्शकों, सोचने वाली बात है कि किस तरह से युवाओं को भड़काने का काम कर रही थी विपक्षी दल, खासतौर पर राहुल गांधी। जब उच्च न्यायालय का बयान आया तो राहुल गांधी ने बड़े ही आक्रामक तरीके से सरकार पर वार किया था और उन्होंने कहा था कि आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों के गुनहगार सिर्फ बीजेपी है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली बीजेपी सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। अब आपको बताते चलें कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस फैसले को तत्काल स्थगित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई है, जिनमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया था, साथ ही कहा था कि अंतिम सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अब मामले की अंतिम सुनवाई की जाएगी। कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न होने के आधार पर मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। इसका असर 4 साल से नौकरी कर रहे लोगों पर पड़ सकता है। यूपी शिक्षक भर्ती के मामले की सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियों को रद्द किया था। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 3 महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर रिजर्वेशन कैटेगरी का कोई उम्मीदवार जनरल कैटेगरी की मेरिट के बराबर अंक लाता है तो उसका चयन जनरल कैटेगरी के तहत माना जाएगा। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि जिस तरह से विपक्ष के नेता और राहुल गांधी जनता को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में उन्हीं का राजनीतिक अहित ये कर सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पर तो खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन उनको लेकर जो बात बाहर आई है उससे वो घिर गए हैं। राहुल गांधी को लेकर लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि वो कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज और पूरी कांग्रेस गुलामी भी लगी रहती है। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने 10 साल तक इस देश पर शासन किया, जिसके बाद से लोगों ने ये खूब अटकलें लगाई कि वाकई मनमोहन सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है, क्योंकि सारे फैसले तो 10 जनपद से ही होते थे। आज फिर से वो चिन्ह चिराग से निकला है जो ये सिद्ध कर रहा है कि वाकई मोहन सिंह की सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी, क्योंकि बीजेपी नेता अमित मालवीय का एक ट्वीट वायरल हो रहा है मनमोहन सिंह का, जिसको पढ़कर ऐसा ही लग रहा है कि वाकई मनमोहन सिंह जैसा विद्वान राजनीतिक रूप से इतने विवश थे कि उन्हें भी स्वामी भक्ति के लिए मजबूर कर दिया गया था। बताते चले कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 11 साल पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस ट्वीट में मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी की लीडरशिप में काम करने को लेकर खुशी जाहिर की थी। मनमोहन सिंह का ये पोस्ट 7 सितंबर 2013 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया था। इस पोस्ट में लिखा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने में मुझे खुशी होगी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता अभी भी ऐसे हैं जो राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। मौजूदा समय में राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर है। सोशल मीडिया पर लोगों ने मनमोहन सिंह के इस ट्वीट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर एक्स पर मनमोहन सिंह के ट्वीट वाली तस्वीर को शेयर किया और लिखा कि 11 साल पहले इसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय की संस्था को बदनाम किया गया था।
वहीं एक ही नाम के एक यूजर ने लिखा है, ये उम्र या वरिष्ठता के बारे में नहीं है, लेकिन लानत है, यदि आप इतने लंबे समय से सार्वजनिक सेवा में हैं तो आप इससे अधिक सम्मान के पात्र हैं। ये गुलामी की तरह है। रमेश तिवारी नाम के एक यूजर ने प्रतिक्रिया में लिखा, मनमोहन सिंह अगर 20 साल और दुनिया में रहे तो ऐसा ही ट्वीट रेहान वाड्रा के लिए भी करेंगे। कांग्रेस में बुजुर्ग कांग्रेसियों ने नेहरू की लीडरशिप में, इंदिरा गांधी की लीडरशिप में, राजीव गांधी की लीडरशिप में, सोनिया गांधी की लीडरशिप में और राहुल गांधी की लीडरशिप में काम किया। केवल रेहान वाड्रा ही बाकी रह गए हैं। दोस्तों, जैसे ही अमित मालवीय ने ट्वीट किया वैसे ही हलचल तेज हो गई है, क्योंकि लोग अब पूछ रहे हैं कि आखिर मनमोहन सिंह की क्या मजबूरी थी जो एक अपरिपक्व नेता की चाटुकारिता कर रहे थे। विपक्षी वकील कपिल सिब्बल देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। कपिल सिब्बल पैसों के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये देश ने देख लिया है, लेकिन देश के सामने एक्सपोज होने के बाद कपिल सिब्बल अब बैकफुट पर आ गए हैं और अपने आप को घिरता देखकर सिब्बल बचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस देश के विपक्ष में ये बात घुस चुकी है कि जैसे भी करके देश की उच्च जातियों को गाली दे। जिन जातियों ने इस देश को अपना तन मन धन सब कुछ दे दिया, आज उन्हीं लोगों को विपक्ष के लोग या तो खुद गाली दे रहे हैं या अपने खास लोगों के द्वारा शो के माध्यम से गाली दिलवा रहे हैं। देश के विपक्ष को लगता है कि हर मुद्दे को जाति से जोड़कर उनका वोट हासिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, महिला अस्मिता और सुरक्षा के मुद्दों को भी विपक्ष के लोग जाति से जोड़ रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। समझने की जरूरत है कि विपक्ष को लगता है कि देश की शोषित वंचित जातियों को विकास से मतलब नहीं है, बस उनको इस तरह से गुमराह करके वोट हासिल करके, यानी कि विपक्ष कह रहा है कि काम अपना बनता देश का सामाजिक लोकतंत्र बजाय हारमोनिया। यही है हाल आज के दौर में विपक्ष का भी। समझने की जरूरत है विपक्ष को कि बंगाल सरकार को इस पूरे मुद्दे पर डिफेंड कर रहे कपिल सिब्बल के शो में ही महिला सुरक्षा को भी जातिगत राजनीतिक एंगल दे दिया गया। कोलकाता डॉक्टर रेप केस आजकल चर्चा में है। पूरे देश को झकझोर देने वाले इस केस ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध की डरावनी तस्वीर पेश की है। कोलकाता के उस आरजी कोर मेडिकल हॉस्पिटल केस के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कानून को और सख्त बनाते हुए विधानसभा से अपराजिता बिल पास किया है। लेकिन क्या कठोर कानून बन जाने पर से महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आ जाएगी? राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के मुताबिक कानून सख्त होने के बावजूद भी अपराध हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए शिक्षा पर ध्यान देना होगा। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध में पितृसत्तात्मक सोच और कास्ट सिस्टम की बड़ी भूमिका को बताया। कपिल सिब्बल यूट्यूब पर एक शो करते हैं, दिल से विद कपिल सिब्बल। उनके यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है। इनमें वो राजनैतिक, समाज, इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हस्तियों के साथ बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं। इस बार उन्होंने दिल से विद कपिल सिब्बल शो में रेप, मैरिटल रेप, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर चर्चा की। इस चर्चा में उनके साथ 3 महिला पैनलिस्ट शामिल हुई, बैंकर चांदनी भारद्वाज, डेंटिस्ट सुधीर रस्तोगी और एडवोकेट मनीषा सिंह, जो सिब्बल की टीम का भी हिस्सा हैं। चर्चा के दौरान मनीषा सिंह ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीछे पितृसत्तात्मक सोच को जिम्मेदार बताया। कपिल सिब्बल ने कहा कि पितृसत्तात्मक सोच के साथ साथ कास्ट सिस्टम भी है, इनका मिश्रण है। डोमिनेंट कास्ट सोचती है कि उन्हें तो अधिकार मिला हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं। इस पर मनीषा सिंह मैरिटल रेप की बात करते करते जाति का एंगल बताने लगी। उन्होंने कहा कि मैरिटल रेप के मामलों में सवर्णों के मामले ज्यादा हैं। सवर्णों में जल्दी तलाक नहीं होता, आप तलाक मांग ही नहीं सकते, जबकि दलित महिलाएं ऐसी स्थिति में तलाक ले लेती हैं। दोस्तों, जिस तरह की राजनीति विपक्ष कर रहा है, उस देश को सामाजिक लोकतंत्र को गहरा धक्का लगा है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं और अब एक और बात बाहर आई है जिससे आपकी नींद गायब हो गई होगी। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव से पहले एक और संभावित घोटाले की आग केजरीवाल सरकार पर पहुंचने वाली है। जो लोग रोजगार उपलब्ध कराने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने कथित तौर पर बड़े बड़े घोटाले कर दिए हैं। शराब, स्कूल, दवाई, वक्फ से लेकर अब युवाओं को कौशल देने के नाम पर भी घोटाला करके उन्होंने अपनी अंटी में छुपा लिया है। ऐसा कहना हमारा नहीं है, बल्कि दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का कहना है ऐसा कि कौशल विकास करने के नाम पर लगभग 250 करोड़ रुपए केजरीवाल साहब की सरकार ने अंदर कर लिए हैं।
केजरीवाल साहब ने कथित तौर पर आज तक नहीं बताया कि उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि केजरीवाल साहब ने कथित तौर पर 250 करोड़ का घोटाला कर दिया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग की। उपराज्यपाल को लिखे एक पत्र में विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के जरिए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। आरोप है कि सरकार ने बीसीजी के माध्यम से 2020 से 2023 तक 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विजेंद्र गुप्ता ने एलजी को लिखे पत्र में कहा है कि डीएसईयू में बड़े पैमाने पर राजनीतिक नियुक्तियां कर दी गई। नियुक्त किए गए इन राजनीतिक व्यक्तियों को उपकुलपति से भी ज्यादा वेतन पर रखा गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में नियुक्तियों और प्रोक्योरमेंट की समूची प्रक्रिया को आउटसोर्स करते हुए बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप को इसका ठेका दे दिया गया। इस ग्रुप ने 2020 से लेकर 2023 के 3 वर्षों में फर्जी बिलों के सहारे लगभग 250 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। इसमें से इस ग्रुप के 60 करोड़ रुपए के बिल अभी भी लंबित पड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि इतने खर्च के बाद भी डीएसईयू की वर्तमान स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी है। यूजीसी द्वारा स्वीकृत नॉन टीचिंग 1700 पदों के मुकाबले केवल 85 नॉन टीचिंग कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं। टीचिंग के लिए स्वीकृत कुल 1600 पदों के मुकाबले यहां पर केवल 500 टीचिंग स्टाफ हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए नए आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। आपके विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त शिक्षा मॉडल को बदनाम करने की एक घटिया कोशिश कर रही है। अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। दोस्तों, समझने की ज़रूरत है कि जो कह रहे थे कि युवा का हाथ मजबूत करेंगे केजरीवाल, वो आज युवाओं के हक पर कथित घोटाला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।